अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, आज की गुफ्तगू और मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। आज रूटीन से हट के बजाय इसके कि सिर्फ सियासत पर और हुकूमत पर ही गुफ्तगू की जाए, आज मैंने मईशत को चुना है। और मईशत के हालात चूँकि सियासत से भी बदतर हैं, और यही वो एस्पेक्ट है जो बार बार मेरे शोज़ में इग्नोर हो रहा है। चुनांचे आज हमने फैसल शेरजान साहब को दावत दी है। हमारे एक्सपर्ट हैं, वसी तजुर्बा रखते हैं कारपोरेट सेक्टर का, पब्लिक अफेयर्स का, इमरान खान के दस्ते रास्त भी रहे, इंतहाई करीबी मामलात को गौर से देखते रहे। तो आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे एक सीरीज़ के तौर पे जो फाइनेंस से मुतल्लिक, इकॉनमी से मुतल्लिक चीज़ें होंगी। फैसल शेरजान, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू आफ्ताब। मैंने गुज़श्ता रोज़ एक आर्टिकल देखा है इशरत हुसैन का, और वही आर्टिकल आज की इस गुफ्तगू का इम्पीटस है, मुहर्रिक है। जहाँ तक मेरी यादाश्त काम करती है, मैंने उन्हें हमेशा सरकारी जो इदारे हैं, कमर्शियल इदारे हैं, बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज़ हैं जिन्हें SOE कहते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, तो उन्हें प्राइवेटाइज करने के हवाले से मैंने हमेशा सुना है कि वो इसके बहुत बड़े दाई रहे हैं। लेकिन जिस आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें उन्होंने बेशुमार खदशात का इजहार किया है कि ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जैसे वो वेमेन बैंक कर दिया गया सिंध में, इसी तरह दीगर इदारे हैं जो लाइन में हैं। तो इस पर उन्होंने बेशुमार खदशात और रिजर्वेशंस का इजहार किया है। अब उसमें पता नहीं उनका मतम नज़र क्या है। उनके ख्याल में उन्हें करप्शन होती महसूस हो रही है, उन्हें कुछ शेडी मामलात नज़र आ रहे हैं या कुछ और। इस हवाले से हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमारी मईशत जा किस समत रही है? इस ऊंट की कोई कल सीधी भी है या नहीं? नहीं है सीधी। देखें, 78 साल के बाद हमें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि हमारी ताकत क्या है, हमारे वसाइल क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए। इतनी डिपेंडेंस हमने कर ली एड पे कि हमने अपनी मईशत को डेवलप करने का सोचा ही नहीं। कभी कभी जो है झटका एक लगता है, फिर हम थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर वही पर चले जाते हैं। पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है वो नॉन कम्पेटिटिव है, वो रेंटियर है। उसकी सोच जो है वो किराए की है कि जी मुझे बस किराया मिलता है। ठीक है ना, आप SRO डिपेंडेंट हैं। मैंने आज कुछ नंबर्स भी चेक किए, तो आपकी टेक्सटाइल का जो सेक्टर है जिसपे बहुत ज्यादा इन्हिसार है, उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। 17.8 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है 2024-25 में, और इसमें तकरीबन 5.5 बिलियन जो है वो आपका नेटवेयर है। उसके बाद जो बाकी है ज्यादा, वो आपका जो है ये लिनन है, बेड लिनन वगैरह है। ठीक है ना, टॉवल्स हैं, बेड लिनन है, ड्रेपरीज हैं, इस किस्म की चीजें। जबकि आप वैल्यू एडेड क्लॉथ और कुछ और चीजें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में आपकी शामिल थी। गारमेंट्स जो है वो स्टेडी रहा है। ठीक है ना, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही, और मेरा थोड़ा सा उनके साथ ताल्लुक रहा, क्योंकि कुछ सस्टेनेबल जो है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात होती रही। हमने लम्स में वर्कशॉप्स भी किए इस पे, सस्टेनेबिलिटी पे, बिकॉज दुनिया अब सस्टेनेबिलिटी की बात बहुत ज्यादा करती है कि जो भी आप काम करें वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो। ठीक है ना, तो उस पर हमने काफी काम किया था। आज तक हमने ये नहीं सोचा कि सबसे बड़ा हमारा एसेट जो है वो हमारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, वो हमारा यूथ बल्ज है। अगर उनको हम डेवलप कर दें, और अगर आपको याद हो 69, 68, 69 में महबूबुल हक, डॉक्टर महबूबुल हक, वो दुनिया में पहचाने गए थे जब उन्होंने कहा था कि जी असल डेवलपमेंट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट है किसी भी नेशन के लिए। दूसरे नेशंस ने वो अडॉप्ट कर लिया और हमने नहीं किया। हम उसी चीज के पीछे चलते रहे जिसे हम लाइसेंस राज भी कहते हैं। टेक्सटाइल में एक जमाने में लाइसेंसिंग होती थी। ठीक है ना, तकरीबन हर इंडस्ट्री में लाइसेंसिंग होती थी। और उसके बाद जो है हमने नेशनलाइजेशन करनी शुरू कर दी 73 के बाद। ठीक है ना, हमने नेशनलाइजेशन की। उसकी वजह से ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है, ये बीमारी हमारे गले पड़ी। और ये तकरीबन 300 से 500 बिलियन डॉलर, सॉरी रुपीस, हर साल जो है तकरीबन बिलियन डॉलर से ऊपर बनता है, वो खा जाती है।
क्योंकि इनएफिशिएंसी है, करप्शन है, इनएफिशिएंसी है, मैनेजमेंट की कमी है, वो पैशन जो होता है प्राइवेट एंटरप्राइज में वो नहीं है। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो नेशनलाइज की गई। बीको एक जमाने में, बटाला इंजीनियरिंग जो है वो साउथ एशिया में इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी कंपनी थी, बड़ी इनोवेटिव थी, उसको नेशनलाइज करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया। एक जमाने में जितनी ये थी कुकिंग ऑयल्स थे, घी था, इसको भी नेशनलाइज करके घी कॉर्पोरेशन बना दिया गया था। तो इनएफिशिएंसी जो है वो इनहेरेंट है। हमें अपनी मईशत को डायरेक्शन देने की जरूरत है, और उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है टैक्सेशन, कि आप किस तरह किसी इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करते हैं, आप किस तरह किसी इंडस्ट्री को डिसइंसेंटिवाइज करते हैं। आईटी को हमें इंसेंटिवाइज करना चाहिए, उस तरफ हम सोचते नहीं है। हम हर दफा जो है टेक्सटाइल एप्टमा उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, वो जो चाहते हैं हमसे ले लेते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें अब हमें सोचनी पड़ेंगी। प्लानिंग कमीशन जो है, जिसका काम होना चाहिए डेटाबेस प्लानिंग, जिसका काम होना चाहिए इनोवेशन, जिसका काम होना चाहिए एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, वो उल्टे सीधे कभी रोशन पाकिस्तान, कभी तेरा पाकिस्तान, कभी मेरा पाकिस्तान, कभी विजन 2025, कभी विजन 2030, जिसमें कोई रियलिटी नहीं है। और नजर आती है वो ग्राउंड पे भी, कि आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो फेल हो रही हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी फेल हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, सुजुकी ने बंद कर दिया प्लांट अपना। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमें सोचनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। और जो कहते हैं ना डूइंग बिजनेस, कि जी कौन से एनवायरनमेंट में बिजनेस करना पड़ रहा है, वो एक बैरियर है टू ग्रोथ। बैरियर टू ग्रोथ हमारी सोच भी है, कि हम उस तरफ नहीं सोच रहे जिस तरफ दुनिया जा रही है। आप तो चाइना को देखें ना, चाइना ने किस तरह 800 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला। जी जी किस जी। तरह उन्होंने एक हर चीज को जो है उन्होंने स्पिन करके, और अब जो है वो सीरियसली थ्रेटन कर रहा है अमेरिकन इकोनॉमी को। पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे छाया हुआ है वो तो। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ इस हवाले से कि आपने चूंकि तस्करा किया सुजुकी का, तो सुजुकी इज नॉट द ओनली वन। बेशुमार हैं जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल से बड़ा नाम जो है, इस हवाले से कंज्यूमर मार्केट में एक बहुत बड़ा धचका है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने आपको इस काबिल नहीं समझा। शेल भी चला गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल चला गया, और बहुत से हैं जो पर तोल रहे हैं। इसकी बुनियादी वजूहत क्या है? देखिए, बुनियादी वजूहत जो है वो आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं है। आप विमेन फैंसी पे पॉलिसीज बनाते हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनका मोटिव प्रॉफिट मोटिव है, ये प्रॉफिट के लिए आती हैं। और आपका यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ती जा रही है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ती जा रही है, सर्कुलर डेट आपकी सॉल्व नहीं हो रही, जिसकी वजह से यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस पूरे खित्ते में सबसे महंगा है। डॉलर भी तो नहीं मिलता ना, फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलता, वो बेचारे अपना प्रॉफिट कैसे भेजें वापस? बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये सारे इश्यूज हैं। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बंद होके गई हैं, वो तो किसी ने गिनी कोई नहीं है। जी। बात हो रही है ना, माइक्रोसॉफ्ट चली गई, प्रॉक्टर एंड गैम्बल चली गई, शेल चली गई, शेल चला गया। ठीक है ना, ये सारे एग्जिट कर गए। और जब ये एग्जिट कर रहे हैं तो बाहर जो है, देखिए कोई भी बिजनेस जो है ना वो पहले रिसर्च करता है अपनी, किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। और अगर एनवायरनमेंट जो है वो स्टेबल नहीं है, सेफ नहीं है, वो नहीं आएंगे। मुझे अभी तक याद है स्टार के साथ हमारी डिस्कशन चल रही थी 2004 2005 में, और वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, वो $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी जो डीटीएच प्रोजेक्ट में। फिर वो उन्होंने पुल बैक किया। उसकी वजह यही थी कि उनके लोग जो हैं उनको एडवाइस, ट्रैवल एडवाइजरी मिलनी शुरू हो गई, उनके लोग जो है यहाँ नहीं आ सकते थे। तो अगर मेरे लोग नहीं जा सकते एक मार्केट में, विजिट नहीं करने जा सकते, उस मार्केट में जाके वो देख नहीं सकते, उस मार्केट को वो परख नहीं सकते, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है ना, ये बड़ा क्लियर हो चुका है। हम छोटी छोटी चीजों पे बड़ा खुश होते हैं, वो जी वर्जिन अटलांटिक दोबारा अपनी सर्विस शुरू कर रही है, वो जी ईरान एयर शायद पाकिस्तान आना शुरू हो जाए। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इस पे हम करते हैं। जो बड़ी चीजें हैं उसकी तरफ हम देखते ही नहीं है। हम समझते हैं कि जो सेक्टर्स हैं हमारे टेक्सटाइल के, और इन्हीं पे हमने इन्हिसार करना है, जबकि आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आईटी में है। 3.5 बिलियन आपकी टोटल आईटी एक्सपोर्ट है, हाय हाय। फ्रीलांसिंग समेत। जबकि पाकिस्तान चौथे नंबर पे है
चौथे नंबर पे इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसर्स। वाह वाह। तो आप उनको डेवलप करें, आप उनकी सर्विसेज एक्सपोर्ट करें। फ्रीलांसिंग के लिए तो मुझे सिर्फ एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन जो आपका स्टेबल नहीं रहा, आपने जाके वो फायरवॉल लगा दी, उसकी वजह से लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके पास थ्रूपुट नहीं होती। ठीक है ना। और ये क्रिटिकल, जैसे कहते हैं ना, क्रिटिकल सर्विसेज है। हम्म। इस पे जो है आपके पास उसी वक्त कोई आएगा जब उनके पास गारंटी होगी कि जो सर्विस आप उनको देंगे उसमें 99.97% अप टाइम होगा। ठीक है ना। दिस इज सिग्मा 6। तो उसकी वजह से आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप एक्सप्लॉइट नहीं करने पा रहे। आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है टूरिज्म पे, बोथ रिलीजियस टूरिज्म एज वेल एज एडवेंचर टूरिज्म। वो भी आप एक्सप्लॉइट नहीं कर पा मेडिकल रहे। बहुत बड़ा सब्जेक्ट, मेडिकल टूरिज्म है। जी जी बिल्कुल, मुझे याद है कोई कई साल पहले आई हैड अ फ्रेंड इन यूके, और वो यही चाहता था। वो चाहता था मेडिकल टूरिज्म ही करना, वो चाह रहा था। और बड़े स्पेसिफिक एरियाज हैं। प्लास्टिक सर्जरी वाज वन ऑफ दोज एरियाज जो पाकिस्तान में इतनी सस्ती थी कि लोग यहाँ आना चाह रहे थे। अब टर्की फिर देखें, डेंटिस्ट्री, टर्की ले गया उसमें लीड। बिल्कुल। वो लेंगे। देखिए, टर्की इज अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट। बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट है वो। दुनिया में एटलीस्ट अमंग्स द मुस्लिम कंट्रीज इट हैज द मोस्ट इनोवेटिव माइंडसेट। क्रिएटिव लोग हैं वहां पर, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। एक जमाने में पहले हम थाईलैंड जाते थे कमर्शियल्स के लिए, फिर बाद में टर्की जाना शुरू कर दिया, बिकॉज दे हैड मच मोर इनोवेटिव डायरेक्टर्स, दे हैड मोर इनोवेटिव एडिटर्स। ठीक है ना। उनके जो वो थी पोस्ट प्रोडक्शन बहुत एडवांस थी। मैं अब भी आई एम इन टच विद पीपल इन टर्की। एक कंपनी है जो ग्राफिक नॉवेल्स बना रही है, वो फिल्म बनाना चाह रही है एनिमेशन में। ठीक है ना। तो वो बहुत आगे है। तो उन्होंने अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत इन्वेस्टमेंट की है। जरा इस तरफ आए कि ये इशरत हुसैन एक जहांदीदा शख्स हैं, एक तगड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं, स्टेट बैंक के सरबराह रहे हैं, तो सारी उम्र वो दाई रहे कि इनसे निजात हासिल करो, इनको इनसे जान छुड़ाओ इन इदारों से और इन्हें प्राइवेटाइज करो। तो अब जब होने लगा है तो वो इतराज करने लग गए हैं। क्या वजह है? वजह बड़ी सिंपल है, जो ट्रस्ट फैक्टर है। देखें, आपने एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन बनाया हुआ है। उस प्राइवेटाइजेशन कमीशन का काम है कि वो एट द बेस्ट प्राइस पॉसिबल, जो हमारे एसओईज हैं इनमें गवर्नमेंट के जो शेयर्स हैं वो डाइवेस्ट किया जाए, प्राइवेट एंटरप्राइज को अट्रैक्ट किया जाए, और उनके थ्रू जो है, जो उनका पैशन होता है, जो उनकी एबिलिटी होती है, जो उनका इनोवेटिवनेस होती है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल होती है, उसके थ्रू जो है इनको बढ़ाया जाए। अब देखिए, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, रूजवेल्ट होटल। पीआईए नहीं चला सकती उसको। जब भी ठीक पीआईए ने चलाने की कोशिश की है, लॉसेस हुए हैं। अब ठीक। क्या किया है उन्होंने पिछले 3 साल में, 2023 में उन्होंने लीज पे दे दिया न्यूयॉर्क सिटी को। जी जी। न्यूयॉर्क सिटी ने उसमें जो है, जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनको हाउस करना शुरू किया। $220 मिलियन उन्होंने दिए हैं। तो इस पीरियड में जो है वहां पर प्रॉफिट हो गया। अब उसको भी बेचेंगे, जब पीआईए को बेचेंगे तो पीआईए के एसेट्स भी बिकेंगे ना। ठीक। इशरत हुसैन जो है इन अ वे उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि मेरा इंटरेक्शन रहा है इशरत हुसैन से भी रहा है। उसके बाद जो बहुत अरसा जो है वो सेक्रेटरी फाइनेंस हर दफा बन जाते हैं, उनके साथ भी रहा है, वकार मसूद के साथ। आई शॉक्ड कि इनको दुनिया में एक्सपोजर इतना मिलता है, इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, टॉप यूनिवर्सिटीज में इनको भेजा जाता है, इन पे हमारा मुल्क जो है इन्वेस्टमेंट करता है, और ये कुछ नहीं सीखते। नहीं, ये वैसे फिर वहीं फंसे रहते हैं। एफएसजे वकार मसूद को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत ब्रिलियंट आदमी है, लेकिन बेचारा अकेला वकार मसूद क्या करे, अकेला इशरत हुसैन क्या करे, सर पे तो कोई और बैठा होता है। वो भी है, वो भी एक इशू है। लेकिन फिर इन लोगों को जो है स्पाइन दिखानी पड़ेगी ना। मैं रिसेंटली एक रिटायर्ड ग्रेड 22 अफसर से मिला हूँ। ठीक है ना। जो बहुत सीनियर पोजीशन, ग्रेड 22 रिटायर हुए हैं वो। उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने मुझे काफी कुछ शेयर किया कि उन्होंने कौन सी जाके जो है स्टडीज की, क्या क्या किया, लेकिन नहीं करने देते। ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि एक इंस्टीट्यूशन जिसका $100 बिलियन से ज्यादा का बिजनेस है, अब वो चाहता है कि उसके साथ
कोई कंपटीशन ना हो, वो चाहता है कि उसकी मोनोपोली हो। आपने माइंस एंड मिनरल्स अब डेवलप करने हैं तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एफडब्ल्यूओ कर रहा है। एफडब्ल्यूओ की क्या एक्सपर्टीज है माइन एंड मिनरल्स में? मुझे खुद नहीं समझ। माइन एंड मिनरल्स बेचेगा। अब देखें, अच्छा ये जो हार्ड स्टेट का एक मिसकंसेप्शन है, मैं समझता हूं बल्कि गलतुलाम कॉन्सेप्ट है हमारा, जरा इस पर रहनुमाई करें कि हार्ड स्टेट क्या है। देखिए, हार्ड स्टेट एक्चुअली ये सॉफ्ट स्टेट का एक जो है ना कॉन्सेप्ट, ये गुनर मेरडाल है जो स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे और सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1968 में ये बात की, सॉफ्ट स्टेट उन्होंने डिफाइन किया। उन्होंने कहा सॉफ्ट स्टेट वो है जिसकी वीक सेंट्रल अथॉरिटी है, जिसकी ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंट है, जिसमें लॉ की एप्लीकेशन नहीं होती, जिसमें जो है पॉलिसीज जो है वो डिफाइन नहीं होते, जिसमें इंस्टीट्यूशंस जो है वो वीक होते हैं। तो उसने कहा ये सॉफ्ट स्टेट है, ये वनरेबल स्टेट है। और उसकी किताब का नाम भी जो है ना एशियन ड्रामा है। तो ये थी सॉफ्ट स्टेट की डेफिनेशन। तो उसके बरक्स ऑब्वियसली हार्ड स्टेट है। हार्ड स्टेट का मतलब है कि वो मुल्क जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी है, डिफाइंड पॉलिसीज हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज हैं, इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग हैं, रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन जो है वो बराबर की होती है। कोई ये नहीं है कि वीक को दबाया जाए और स्ट्रॉन्ग को जो है छोड़ दिया जाए, वो नहीं। ये है हार्ड स्टेट जिसमें स्ट्रेंथ है एज अ नेशन, एज अ स्टेट। अनफॉर्चुनेटली इस मिसकंसेप्शन का शिकार हमारे हुक्मरान हैं, जो असली हुक्मरान हैं, कि वो हार्ड स्टेट का मतलब समझते हैं तुन के रखो। बिल्कुल, आई नो। इसीलिए देखें, पिछले साल 2023 में जो इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट है उसने पाकिस्तान को कैटेगराइज किया था एज अ हाइब्रिड स्टेट। लेकिन 2024 में उन्होंने पाकिस्तान को रिकैटेगराइज किया, नॉट एज अ हार्ड स्टेट। उन्होंने कहा ये अथॉरिटेरियन स्टेट है। हार्ड स्टेट जो है वो आपकी इंडोनेशिया, वो भी हार्ड स्टेट है, ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ 3000 आइलैंड्स, जी। कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी है, सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है ना। उसके बाद जो उसके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं या आइलैंड्स हैं, कुछ बड़े रीजन्स हैं, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है कि आपने हर एक बंदे को गोली मार दी और आपने हर बंदे को उठा लिया और आपने जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दबा दिया, आपने कोर्ट्स जो है उनको भी जो है सबसर्वेंट कर दिया। ये दैट इज नॉट अ हार्ड स्टेट, दैट इज अ अथॉरिटेरियन स्टेट। बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखें कि इंडोनेशिया की ही मिसाल अगर हम थोड़ी सी इसको ज़रा डिस्कस करें कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो कमा रहे हैं, उसके मुख्तलिफ इदारे हैं जो धड़ाधड़, मतलब 12-14 इदारे तो जो हैं जो 10 बिलियन प्लस में जाते हैं, मतलब 10 बिलियन से ज़्यादा उनका। इंडोनेशिया भी कल उसकी इकॉनमी ने रेंगना शुरू किया था, तो वो भी हमें बीट करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कोरिया की तो, साउथ कोरिया की तो बात ही ना करें। तो हम इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं एक ही दफ़ा समझाते? इन ये जो नो इट ऑल है, ये जो हमारे जो एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो मदारुल महाम है यहाँ पर जो इंचार्ज हर तीसरे दिन तजुर्बे करने आ जाते हैं कि जनाब हमसे ज़्यादा कोई भी नहीं जाते। जैसे SIFC है फॉर इंस्टेंस, जिसमें एक दमड़ी का कोई टेंजेबल, कोई उसमें कोई प्रॉमिस नज़र नहीं आ रहा, कोई उसमें अचीवमेंट नज़र नहीं आ रही। तो कोई ऐसा नहीं है, कहीं स्पाइन मौजूद नहीं है जो इनको कम से कम समझा सके, प्यार से बता सके कि भाई साहब जो आप सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ममालिक जो करने वाले हैं, ज़रा उनकी परफॉर्मेंस देखिए, वो डिक्टेटरशिप के अंडर, अथॉरिटेरियन सिस्टम के अंडर काम नहीं करते। नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। देखिए इवन वियतनाम, अब वियतनाम जो है सिंगल पार्टी सिस्टम है, ठीक है, सिंगल पार्टी, लेकिन वहां भी इलेक्शन होता है। उस एक पार्टी से 3 जो है वो कैंडिडेट खड़े होते हैं ठीक। और आप चूज कर सकते हैं उन 3 में से किसकी बेहतर कारकर्दगी थी, ठीक है ना। हालांकि सिंगल स्टेट सिस्टम है, लेकिन आप वियतनाम की ग्रोथ रेट देख लें, जीडीपी ग्रोथ उनकी 8% से ऊपर है, कंसिस्टेंसी। हमने थोड़ी बहुत 3 सालों में, 3 साढ़े 3 सालों में थोड़ी सी एडजस्टमेंट की थी, हालांकि डिफिकल्ट हालात में, उन हालात में जब कोविड लॉकडाउन हो रहा था पूरी दुनिया में, सप्लाई चेन्स डिसरप्टेड थी, बहुत बुरा हाल था, उसके बावजूद पाकिस्तान ने ग्रोथ की। यस, वो ग्रोथ टेक्सटाइल से हुई। टेक्सटाइल में जो है ऑर्डर्स आए, क्योंकि हाउसिंग,
पड़ी थी हम कर रहे थे, जो पॉलिसी थी जिसके थ्रू हम कोविड के साथ डील कर रहे थे, हमने इकोनॉमी अपनी रोक नहीं दी थी, इसीलिए उसके लिए अपॉर्चुनिटी बनी और वो बढ़ रही थी। अब उसके ऊपर बिल्ड करना चाहिए था, ठीक है ना। जॉब्स क्रिएशन हो रही थी, 55 लाख जॉब्स 3 साल में क्रिएट हो चुकी थी। ग्रोथ आपकी सिर्फ जीडीपी की नहीं थी, एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ थी, 12% आपकी एलएसएम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ थी, जहां से जॉब क्रिएशन होती है। जो बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, बड़े कारोबार होते हैं, उन्हीं में ज्यादा जॉब क्रिएशन होती है। सर्विस सेक्टर आपका, हालांकि देखिए कोविड में रेस्टोरेंट बंद, होटल बंद, लोगों की ट्रैवल कम, उसके बावजूद ग्रोथ, ठीक है ना। तो हमने उसको जो है एक फॉल्स नैरेटिव के थ्रू कि जी तबाह हो गए, तबाह हो गए, तबाह हो गए, महंगाई आ गई, महंगाई आ गई, ठीक है ना। वो महंगाई वाज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, कि आपकी सप्लाई चेन डिसरप्टेड थी। आपका ऑयल जो है वो $110 पे था, ठीक है ना। अब तो आई थिंक $60-70 पे है, 60 और 70 के दरमियान है। तो ये हालात, तो हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी उसमें ग्रोथ, और यही हमारा पैटर्न रहा है थ्रू आउट आवर हिस्ट्री, कि जहां पर हमारी ग्रोथ होती है वहां से जो है हम उसको ओवरहीट होना शुरू हो जाती है, ओवरहीट के बाद जो है करेक्शन करनी पड़ती है। इस दफा देखें, आपकी ऑलमोस्ट जीरो ग्रोथ हुई है पिछले 3 सालों में, ऑलमोस्ट जीरो। पहले 2 साल तो नेगेटिव थी, इस साल भी जो है 2% से ज्यादा की उम्मीद नहीं है। 2% से ज्यादा का मतलब है जिस यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ 2.2 है, तो आप नेगेटिव में है। जी जी। फिर आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है, आपको यही नहीं पता कि आपकी इकोनॉमी का असल साइज क्या है, ओए हो। पता ही नहीं आपको, क्योंकि आपका टैक्स कल्चर नहीं डेवलप हुआ। कोई भी टैक्स वाले को ट्रस्ट नहीं करता, हर बंदा समझता है कि ये जो है हमारे साथ जाति करेंगे, और होती है, बिल्कुल होती है। तो उसकी वजह से लोग टैक्स नहीं देना चाहते, वो कहते हैं जी मैं टैक्स किस बात का दूं, ये सारा पैसा खुद खा जाएंगे, हम पे तो कोई खर्च नहीं होता। हेल्थ केयर आज भी आपकी लैग करती है, एजुकेशन आज भी आपकी लैग करती है, 2.5 करोड़ से ऊपर बच्चे आपके जो है स्कूल नहीं जाते, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है नेगेटिवली। और रही सही कसर सैलाब ने निकाल दी, ऊपर से जंग के साए भी हैं जो मंडला रहे हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल जी, अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई गेट टू वेरी ऑड प्लेसेस। तो मैं आजकल जो है ना, बल्कि पिछले 3-4 महीनों से, बल्कि उससे भी थोड़ी सी ज्यादा, एक इंजीनियर्स का ग्रुप है, ये सारे हाइड्रोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने बराजेस पे काम किया है। उसमें जमात अली शाह भी शामिल हैं, जो एक वक्त में कमिश्नर थे इंडस वाटर ट्रीटी के। तो मुझे उनसे बड़ी मजेदार इंसाइट्स मिलती है। पाकिस्तान में साइकिल ऑफ फ्लड जो है ना, ये तकरीबन हर 3-4 साल बाद एक मेजर फ्लड आता है, और उसकी वजूहत ये है कि हमने मैनेजमेंट नहीं की हुई अपने पानी की। जो हमें चीजें करनी चाहिए थी वो हमने की नहीं है। जो कैपेसिटी है हमारे कैनाल्स की, उसमें ज्यादा पानी हमारे पास आता है। फिर जो अभी जो हुआ है, जो मई के बाद जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की इंडिया ने, ठीक है ना, उसका इम्पैक्ट। लेकिन उससे पहले भी फ्लड जो है वो तो 2022 में भी आया था, ये 2025 है। हमने मैनेज ही नहीं किया हुआ, हमने वो काम नहीं किए हुए जो हमें करने चाहिए थे। मुझे उनमें से एक इंजीनियर जिसका 30 साल का तजुर्बा है, उन्होंने मुझे बताया कि जी 2000 में फ्लड आया था, शादरा डूब गया था और आधा शेखुपुरा डूबा हुआ था। तो उसके बाद 4 कोर जो है लाहौर की, उसके इंजीनियर बटालियन ने खत लिखा टू द चीफ सेक्रेटरी कि जी इसका सोल्यूशन निकालें। तो इनको टास्क की गई, इन्होंने बाकायदा पूरी स्टडीज की। तो जो बंद बांधे जाते हैं ना दरिया के साथ, उसमें ब्रीच सेक्शंस बनाए जाते हैं। जब प्रेशर बढ़ जाए, पानी का ज्यादा पानी आ जाए, तो उन ब्रीच सेक्शंस को जो है वो खोला जाता है, वहां से वो पानी रिलीज किया जाता है तरीके से। कहते हैं, मैंने पूरी स्टडी बना के दी थी, 70 बिलियन रुपए की वो स्टडी थी। 20 साल 25 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। ओए हो। और हर साल उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये सारी मतलब ये पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी, क्योंकि तसलसल नहीं रहता हमारा, पॉलिटिकल तसलसल नहीं रहता। पिछले 20-25 साल देख लें आप क्या होता रहा है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हमें ये सारी चीजें देखनी है कि हमारी मैनेजमेंट ऑफ द इंडस वाटर बेसिन कैसे होगी। हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज जो है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे एक्यूट इम्पैक्ट है।
हम वाटर स्ट्रेस्ड हैं, वाटर स्केर्स होने जा रहे हैं, बल्कि तकरीबन उसके वर्ज पे पहुंच चुके हैं। ओहो। लेकिन हमारे पास जो है फ्लडिंग होती है, ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, क्लाउड बर्स्ट हैं, ठीक है ना, जिसके ऑर्थोलिफ्ट कहते हैं, उसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट होता है, एकदम बारिश होती है और बहुत ज्यादा होती है, वो मैनेज नहीं हो पाती। अच्छा सर, इधर आइए। ये जो आप इस मौजूदा सेटअप से, मैं बात कर रहा हूं असल हुक्मरानों की, ये जो बेचारे निचली सतह के हुक्मरान हैं, जो बराए नाम हुक्मरान हैं, फॉर्म 47 वाले, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो असली हुक्मरान है, आपको इनसे तवक्कुआत क्या हैं? क्या ये मईशत को किसी ना किसी तरह को जुम्बिश दे पाएंगे? खाम ख्याली है ये, मांगे तांगे, मैनिपुलेशन, इधर करो उधर करो, ये जो है रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उठा के दे दो, औने पौने भाव दे दो, कुछ नहीं होने लगा, इससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आप 254 मिलियन का मुल्क है, हर साल आपकी जो है ग्रोथ जो है वो 55 से 60 लाख की ग्रोथ है हर साल, और बढ़ रही है, एक्सेलरेट हो रही है। आपके पास जो वसाइल है उनको आप मैनेज नहीं करते। आप समझते हैं कि जी बस जो है ना, आज से कल और कल से परसों, ये है आपकी पॉलिसी, कोई स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस नहीं है, बहुत टैक्टिकल है, डेली बेसिस पे है, वीकली बेसिस पे है, हर जगह पे जो है कोई ना कोई सोरिश है। आप देखें ना, द अमाउंट ऑफ जो है टेररिज्म पिछले 12 महीनों में, उसको आप देख रहे हैं। दरमियान में आपने जो है वो एक और मई में इशू हुआ, पुलवामा को हम कहते हैं कि जी ये इन्होंने फॉल्स फ्लैग किया है, तो अफगानिस्तान को हम कैसे कह नहीं सकते कि भाई फॉल्स फ्लैग है? 2021 से जो है चीखना चिल्लाना लगा हुआ था, मुराद सईद जो है वो चीख रहा था कि जनाब ये लोगों को ला के सेटल कर रहे हैं, और वो आर्म्ड लोग हैं, उन्होंने हथियार नहीं रखे हैं, वो हथियार लेकर आ रहे हैं। तो कैसे एज ए पाकिस्तानी, हाउ कैन आई बी सेटिस्फाइड, हाउ कैन एनी पाकिस्तानी बी सेटिस्फाइड? ठीक है ना, मेरी जिंदगी जो है, मैं किसी तरीके से, किसी तौर तरीके से जीना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे जो है गारंटी हो कि कानून जो है वो मेरे साथ नाजायज नहीं होगा, मेरे जो इदारे हैं वो मेरे साथ नाजायज हरकत नहीं करेंगे। देखें, पाकिस्तान के आइन का प्रियम्बल पढ़ लें, पहला पैराग्राफ पढ़ लें कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह की, और वो बतौर अमानत पाकिस्तान की अवाम को सौंपी गई है। पाकिस्तान की अवाम ही रियासत है, उनके मुंतखब नुमाइंदे रियासत है। आर्टिकल 7 में यही लिखा हुआ है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, लोकल बॉडीज, एनी टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो सेस और टैक्स लगा सकती है, वो है रियासत। तो सेटिस्फैक्शन कैसे हो सकती है जब हमें नजर आ रहा है कि फुल स्पीड, फुल थ्रॉटल, पांचवें गियर में खाई की तरफ जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एफएसजे। अब इस गुफ्तगू को मैं कंक्लूड करते हुए, लास्ट क्वेश्चन जो है आपको जहन में रखते हुए, थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब्जेक्टिव होकर बात करेंगे मजबूरन, लेकिन मैं आपसे ऑब्जेक्टिविटी की भी तवक्को एट द सेम टाइम रखता हूँ। आप इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट शख्स हैं। मुझे ये बताइए कि अगर आज इमरान खान आ जाए तो अपनी टीम के साथ, अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ इस मईशत को बहाल कर सकेगा? बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सिर्फ एक चीज की उम्मीद होनी चाहिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसकी क्रेडिबिलिटी विद इन द कंट्री भी है, और उसकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली भी है। उससे बड़ा फर्क पड़ता है। मैं एक साहब को आज मिला हूं जिन्होंने 9 मई के बाद पार्टी ज्वाइन की, बिजनेसमैन है, अच्छे भले आदमी है। तो मैंने उनसे पूछा आपने क्यों ज्वाइन की, 9 मई के बाद आपने क्यों ज्वाइन की? उन्होंने बड़ी मजेदार मुझे स्टोरी बताई। उन्होंने कहा जी मैं हर साल जो है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हज के लिए जाऊं। तो मैं गया हुआ था हज के लिए, और वहां पर मैं ठहरा हुआ था जो मेक्का टावर होटल है, वहां पर अपनी वालदा और अपनी बीवी के साथ। तो बहुत से मुझे जो है ना मुसलमान मिले, लॉबी में मिले, कभी लिफ्ट में किसी से बात हुई। जो ही मैं कहता था मैं पाकिस्तान से हूं, तो वो कहते थे कि इमरान खान से हमारी बात कराओ, इमरान खान से बात कराओ। उसने कहा क्यों बात कराओ? उन्होंने कहा कि वो स्वीडन में जो है ना, वो एक ब्लास्फेमी का केस हुआ था, बर्निंग ऑफ द कुरान का केस हुआ था,
उन्होंने कहा वो ही है जो बोल सकता है। कहते मैं कहूँ कि ये क्या बात कर रहे हैं मेरे साथ। कहते हज के बाद मेरे जहन में आया तो मैंने एक वीडियो बनाई, और मैंने वो वीडियो पैगाम इमरान खान के लिए बनाया। और मैंने कराची में उनके जो एक लीडर थे, उनको मैं जानता था, तो मैंने उनको भेज दिया कि ये आप खान साहब को भेजें। उन्होंने आगे भेज दिया, और एक हफ्ते बाद मुझे उनकी कॉल आई। उन्होंने कहा जी 1 घंटे के अंदर इमरान खान इज गोइंग टू मेक अ स्टेटमेंट ऑन दैट इंसिडेंट इन स्वीडन। वाह। कहते उन्होंने स्टेटमेंट दी, बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट थी। मैंने वो रिकॉर्ड की, मैंने वो लोगों को दिखानी शुरू कर दी। देखिए, व्हाट वी नीड इज लीडरशिप। वी नीड अ लीडर दैट एवरीबडी बिलीव्स इन। अगर वो मुझे कहे कि जी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप 12 घंटे दिन में काम करेंगे, आप सुबह 7 बजे उठेंगे, आप सुबह 7 बजे उठ के काम पे निकल जाएंगे, आप अपनी फैक्ट्री में जाएंगे, आप अपने बिजनेस पे जाएंगे, अपनी दुकान पे बैठेंगे, अपना होटल जो है सीधा करेंगे, तो लोग करना शुरू कर देंगे। ये जरूरत है पाकिस्तान को इस वक्त। आपका जो मईशत का पहिया है ना, उसको फ्लाई व्हील की जरूरत है। फ्लाई व्हील जो उसको तेजी से घुमाए। और यही फिर ओवरसीज पाकिस्तानी, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनकी डोनेशंस नहीं, इन्वेस्टमेंट, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज। ये खान साहब से बात हुई थी इस पे, ठीक है ना, 2022 में मेरी उनसे बात हुई थी कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पब्लिक सेक्टर, पब्लिक के पर्पस के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इसमें ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लाए पाकिस्तानियों की, जिसे हम कहते हैं इक्विटी क्राउड फंडिंग। मैनचेस्टर एयरपोर्ट ऐसे ही बना, लोगों के शेयर्स हैं उसमें, ऑर्डिनरी लोगों के शेयर्स हैं। आपने डैम बनाना है, आप 1 बिलियन शेयर फ्लोट कर दें, और आप कहें जनाब आए, $5,000 का मैक्सिमम आप शेयर खरीद सकते हैं, या $50,000, जो भी आपने डिटरमिन करना है, और इन्वेस्टमेंट आएगी। इंडिया को मैंने 2002 में, बल्कि 2000 में, मैंने देखा कि इंडिया को कैसे पावर अप किया गया ओवरसीज इंडियंस ने, एनआरआईज ने, नॉन रेजिडेंट इंडियंस ने। क्योंकि मनमोहन सिंह ने वो पॉलिसीज बनाई जो उनको नजर आए कि अब इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज अ वेरी लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट। उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। समीर भाटिया, विनोद खोसला, ये इनके बड़े बड़े जो नाम थे, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी, वो सिर्फ इमरान खान की क्रेडिबिलिटी और उसका जो विजन है, रूल ऑफ लॉ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इंसाफ, मेरिटोक्रेसी, ये फैक्टर्स जो हैं, ये अगर वो इंप्लीमेंट कर पाया तो बिल्कुल चेंज होगा। नहीं कर पाया, नई तैयारी की हुई, नई लोग टीम में हुए सही, तो फिर नहीं हो पाएगा। चलें, थैंक यू वेरी मच FSJ। आपके साथ आइंदा भी गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के हवाले से, मईशत के हवाले से, इवन सियासत के हवाले से भी बातचीत होती रहेगी। और आज की इस टाइम डेडिकेशन और डिवोशन के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच ब्रदर।